गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज की जो हमारी रिकॉर्डिंग है वो अकाउंटिंग रेशियोज़ पर है। बेसिकली हम आज सीखेंगे अकाउंटिंग रेशियोज़ में जो अलग अलग रेशियोज़ हैं उनका क्या मीनिंग होता है, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है कंपनी की फाइनेंशियल परफॉर्मेंस पे, और वो क्या इंडिकेट करती हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं अकाउंटिंग रेशियोज़। यहाँ दे रखा है आपको रेशियो और अकाउंटिंग रेशियोज़ का मतलब मीनिंग। रेशियो क्या है? एक अर्थमेटिकल एक्सप्रेशन होता है। अर्थमेटिकल का मतलब हो गया न्यूमेरिकल टर्म्स में, ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट या रिलेटेड आइटम्स। यानी कि न्यूमरेटर में आपके पास कुछ होगा, जैसे मान लीजिए न्यूमरेटर में 10 है, डिनोमिनेटर में 4 है। तो ये दो आइटम, ये 10 जो है किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा, 4 भी किसी ना किसी चीज़ को इंडिकेट करेगा। तो ये आपके क्या हो गया, ये रिलेशनशिप हो गई बिटवीन टू इंटरडिपेंडेंट और रिलेटेड आइटम्स के बीच में, इसे रेशियो बोलते हैं। ठीक है, अकाउंटिंग रेशियोज़ क्या होती हैं वो देखिए। रेशियोज़ व्हेन कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की बेसिस पर जो रेशियोज़ कैलकुलेट की जाती हैं उन्हें अकाउंटिंग रेशियोज़ कहा जाता है। या आप कह सकते हैं अकाउंटिंग रेशियो एक अर्थमेटिकल रिलेशनशिप है बिटवीन टू अकाउंटिंग वेरिएबल्स। दो अकाउंटिंग वेरिएबल्स ले लीजिए, जैसे करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़, तो उन दोनों के बीच में होगा, या और कोई भी अकाउंटिंग वेरिएबल आ सकता है, अकाउंटिंग टर्म्स आ सकती हैं। तो ये तो सिंपली डेफिनेशन था, आप नोट डाउन यहाँ से कर सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ हमारी जो अकाउंटिंग रेशियोज़ हैं। देखिए बेटा, आपके एमसीक्यूज़ क्वेश्चंस आने हैं और उसमें आपको जो तैयारी करनी है वो किस तरह से करनी है ये ध्यान से देखिएगा। आपके सिलेबस में टोटल 15 रेशियोज़ हैं, 15 रेशियोज़ आपके सिलेबस में हैं, और उन 15 रेशियोज़ को 4 कैटेगरीज़ में डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्लासिफिकेशन या टाइप्स भी बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है लिक्विडिटी रेशियोज़, दूसरा है सॉल्वेंसी रेशियोज़, तीसरा है एक्टिविटी रेशियोज़ या टर्नओवर रेशियोज़, और चौथा है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़। ये 4 कैटेगरीज़ हैं या क्लासिफिकेशन है अकाउंटिंग रेशियोज़ की। हर रेशियो का अपना मीनिंग है। रेशियो के बढ़ने से घटने से क्या होगा ये भी आज हम सीखेंगे। तो यहाँ पर आपको बताया लिक्विडिटी रेशियोज़, ये कैटेगरी नंबर 1 ये आ गई। सॉल्वेंसी रेशियोज़ आपकी ये आ गई, एक्टिविटी रेशियोज़ ये आ गई, और ये आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ यहाँ पर आ गई। ठीक है, जो लिक्विडिटी रेशियोज़ हैं वो आपकी 2 हैं, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो के ये 3 नाम होते हैं, याद रखिएगा। करंट रेशियो का दूसरा नाम वर्किंग कैपिटल रेशियो आता है। और एक चीज़ और, जितनी भी लिक्विडिटी रेशियोज़ होती हैं ये कहलाती हैं प्योर रेशियोज़। क्या कहलाती हैं ये? प्योर रेशियो कहलाती हैं। यानी कि इसमें होगा क्या, इनका जो आंसर आएगा करंट रेशियो का और लिक्विड रेशियो का, ये इस तरीके से आएगा जैसे 5/2 है। और याद रखना, करंट रेशियो लिक्विड रेशियो जब भी आप निकालो तो डिनोमिनेटर में 1 रखना है, यानी कि इसे और रिड्यूस करना, 2.5/1, ये हो गया 2.5:1। आपको इस तरीके से लाना है, यानी कि पता चला लिक्विडिटी रेशियोज़ जो होती हैं वो प्योर रेशियोज़ कहलाती हैं। इसमें आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर में 1 लेकर आना है। सॉल्वेंसी रेशियोज़ भी प्योर रेशियोज़ हैं, इनमें भी आपको क्या लाना है, 1 लेकर आना है। ठीक है, तो ये भी आपका सॉल्वेंसी रेशियोज़ जो हो गई वो भी आपकी प्योर रेशियोज़ हो गई। अब आप देखिए, आपका जो नेक्स्ट रेशियो है वो आपकी है बेटा, यहाँ पर देखिए, ये आपकी आ जाएंगी टाइम्स में, आंसर आता है इनका। एक्टिविटी रेशियोज़ का आंसर जो आता है टाइम्स में आता है। जैसे मान लीजिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का आंसर 5 आया, तो आगे आपको टाइम्स लिखना है 5 टाइम्स। ठीक है, ये टर्नओवर रेशियोज़ आपकी हो गई। और ये प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज़ हैं, इसका आंसर आता है इन परसेंटेज। किस में आता है ये? परसेंटेज में आता है। मैं यहाँ परसेंटेज लिख देता हूँ, यानी कि जैसे 40 आया तो 40% हो जाएगा। ये आपका परसेंटेज में आंसर आ गया।
तो ये 15 रेशियोज़ के नाम आपको याद रखने हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़ में कौन सी रेशियोज़ आती हैं, सॉल्वेंसी रेशियोज़ में कौन सी रेशियोज़ आती हैं, एक MCQ तो यहीं से बन सकता है। पूछ लेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ सॉल्वेंसी रेशियो, 3 सॉल्वेंसी रेशियोज़ देंगे और एक कोई और सी दे देंगे, तो वो क्या होगा आपका, वही आंसर होगा। तो ये 15 रेशियोज़ के नाम आप याद रखना, किस कैटेगरी में कौन सी रेशियोज़ आती हैं ये आपको याद रखना है। चलिए अब मैं बात करता हूँ अपनी, सबसे पहले शुरुआत करूँगा मैं लिक्विडिटी रेशियोज़ से। किससे शुरुआत करूँगा मैं, लिक्विडिटी रेशियोज़ से शुरुआत करूँगा कि लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या होती हैं। सबसे पहले तो बेटा आपको मीनिंग पता होना चाहिए लिक्विडिटी का क्या मतलब होता है। लिक्विडिटी का मतलब होता है एक फर्म्स की एबिलिटी यानी कि काबिलियत कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे कर पाएगी अपनी करंट असेट से या नहीं। देखिए बेटा याद रखिएगा, एक कंपनी जब बिज़नेस करती है तो कंपनी की क्या होती हैं, कुछ लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं, कुछ शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ होती हैं। इसी तरीके से कंपनी की कुछ लॉन्ग टर्म असेट्स यानी कि नॉन करंट असेट्स होती हैं और कुछ करंट असेट्स होती हैं। नॉन करंट असेट्स तो कंपनी की हो गई मशीन, फर्नीचर, बिल्डिंग, कंप्यूटर्स, इक्विपमेंट्स जो हमारे प्रोडक्ट को बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं। फिर एक होती हैं करंट असेट्स जो डे टू डे वर्किंग से रिलेटेड होती हैं। अब क्या होता है, कंपनी की कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो 1 साल के बाद कंपनी को पे करनी होती हैं, जिसे नॉन करंट लाइबिलिटीज़ कहा जाता है। और कुछ जिम्मेदारियां ऐसी होती हैं जो कंपनी की 1 साल के अंदर पे करनी होती हैं, जिन्हें हम करंट लाइबिलिटीज़ बोलते हैं। तो अब यहाँ पर देखिएगा, कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, ठीक है, हमें उन्हें पे करना है, तो उन्हें हम पे करते हैं करंट असेट से। ठीक है, तो हमें ये देखना है कि क्या वाकई में कंपनी की करंट असेट से करंट लाइबिलिटीज़ पे हो जाएंगी या नहीं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल एक कंपनी जो है उधार माल ख़रीदती है, ठीक है, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल कंपनी बनाती है शूज़ और कंपनी को चाहिए रॉ मटेरियल लेदर चाहिए, तो जिन लोगों से लेदर ख़रीदेगी कंपनी वो लोग सप्लायर कहलाएंगे, क्रेडिटर्स कहलाएंगे। अब कंपनी उधार ख़रीदना चाह रही है, ठीक है, कंपनी क्या चाह रही है, उधार ख़रीदना चाह रही है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये लिखिए, ये कंपनी है और ये कंपनी जिन लोगों से सामान ख़रीदती है वो ये आ गए ABC, ये आपके सप्लायर हो गए, ये भी सप्लायर, ये भी सप्लायर, ये भी सप्लायर, जिसे हम क्रेडिटर बोलते हैं। अब ये लोग ये देखना चाह रहे हैं कि भाई कंपनी को हम उधार में तो सामान दे देंगे, क्या कंपनी हमें टाइम पर हमारा पैसा पे कर पाएगी या नहीं, ये हमें कैसे पता चले। तो ये जो क्रेडिटर्स हैं ये कंपनी की लिक्विडिटी रेशियोज़ को चेक करेंगे। किसे चेक करेंगे, कंपनी की लिक्विडिटी रेशियोज़ को, करंट रेशियो और लिक्विड रेशियो को चेक करेंगे। अगर ये दोनों रेशियोज़ ओके हैं तो ये तीनों क्या करेंगे, कंपनीज़ को उधार माल दे देंगे। तो लिक्विडिटी रेशियोज़ का इस्तेमाल किया जाता है ये देखने के लिए कि क्या कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ टाइम पर पे कर पाएगी या नहीं। और कहाँ से पे करेगी, करंट असेट से, यानी कि जिस चीज़ों का बिज़नेस करते हैं उनको बेचकर जो पैसा आएगा उससे करंट लाइबिलिटीज़ पे की जाएंगी। तो बेटा लिक्विडिटी का मीनिंग क्या हुआ, फर्म्स की एबिलिटी टू पे इट्स करंट लाइबिलिटीज़, कि वो अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे करे, कहाँ से, करंट असेट से। चलिए अब मैं बात करता हूँ लिक्विडिटी का, तो मीनिंग ये हो गया। ये जो हमारी हेडिंग है लिक्विडिटी रेशियोज़ यानी कि अकाउंटिंग रेशियोज़ की पहली कैटेगरी लिक्विडिटी रेशियोज़ का क्या मीनिंग होता है, तो ये देखिए यही चीज़ है, बस लैंग्वेज को थोड़ा सा बढ़ाया है। लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या मेजर करती हैं, ये आपको याद रखना होगा वाइवा के लिए भी, कि लिक्विडिटी रेशियोज़ क्या चीज़ मेजर करती हैं। लिक्विडिटी रेशियोज़ हमें ये बताती हैं कि एक एंटरप्राइजेस की एबिलिटी कि वो अपनी शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस का मतलब करंट लाइबिलिटीज़, कि एक कंपनी अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को टाइम पर पे कर पाती है एंड रिफ्लेक्ट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल स्ट्रेंथ ऑफ एन एंटरप्राइज। और एक कंपनी शॉर्ट टर्म में कितनी फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है ये बात बताती हैं हमें लिक्विडिटी रेशियोज़। क्या बताती हैं हमें, लिक्विडिटी रेशियोज़ हमें ये बात बताती हैं। क्लियर हो गई बात। चलिए अब मैं बात करता हूँ करंट रेशियो की। बेटा आपका जो वाइवा है या आपका जो फाइनल का एग्ज़ाम है उसमें ये चीज़ें आपके ज़रूर काम में आएंगी, ठीक है।
तो सबसे पहले करंट रेशो क्या रिलेशनशिप बताती है, बिल्कुल सिंपल है। हर रेशो की, देखिए जितनी भी ये रेशोज़ हैं, हर रेशो एक रिलेशनशिप बताती है। वो रिलेशनशिप बेसिकली होती है उसका फॉर्मूला। करंट रेशो का फॉर्मूला होता है करंट असेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। तो यही हमारा पहला सेंटेंस है। करंट रेशो इस्टेब्लिशेज रिलेशनशिप। करंट रेशो क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप बिटवीन करंट असेट्स एंड करंट लाइबिलिटीज़। ये देखिए, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज़ के बीच में रिलेशनशिप बताती है करंट रेशो। ओके, पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। आइडियल या स्टैंडर्ड करंट रेशो है 2:1, ये बना दी गई है। 2:1 का मतलब होना चाहिए कि एक कंपनी की अगर करंट असेट्स डबल हैं और उसकी करंट लाइबिलिटीज़ हाफ हैं, तो ये बताइए कंपनी के पास 2 रुपये हैं। मैं एक सिंपल से एग्जांपल ले रहा हूँ। कंपनी के पास 2 रुपये हैं करंट असेट्स के और 1 रुपये की करंट लाइबिलिटीज़ पे करनी है। तो 2 रुपये की करंट असेट्स में से 1 रुपये की करंट लाइबिलिटी पे करेंगे तो फिर भी 1 रुपया बचेगा। तो बेटा वो कहलाएगा कि एक कंपनी की लिक्विडिटी पोजीशन अच्छी है। ठीक है, तो अगर ये एक्सप्लेन करने को आए 2:1 का मतलब क्या होता है, तो आप ये कहेंगे इसका मतलब ये है एक कंपनी की करंट असेट्स डबल हैं और करंट लाइबिलिटीज़ क्या हैं, हाफ हैं। तो चलिए, ये हमारा ये एक स्टैंडर्ड रेशो बना दिया गया है। अब हम कंपनी की जो करंट रेशो को मेजर करेंगे वो इस स्टैंडर्ड से करेंगे। जैसे बेटा एक इंसान को फीवर होता है तो एक स्टैंडर्ड मेजरमेंट है, टेम्परेचर है कि इतना टेम्परेचर होगा तो फीवर मतलब नॉर्मल है। जैसे मान लीजिए 98.6 है, ठीक है। अब अगर इससे ऊपर आ जाए तो हम कहेंगे भाई फीवर है, इससे नीचे आए तो भाई फीवर नहीं है। इसी तरीके से एक स्टैंडर्ड रेशो बना दी गई करंट रेशो 2:1। ठीक है, अब चलिए ध्यान से देखिए। तो यहाँ ये जो 4 पॉइंट है ना, पहला पॉइंट तो आ गया बेसिकली डेफिनेशन का। दूसरा पॉइंट आ गया स्टैंडर्ड रेशो क्या है, कब कैलकुलेट होती है। करंट रेशो इज़ कैलकुलेटेड एट अ पर्टिकुलर डेट एंड नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड। पूरे साल में जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार हो जाते हैं, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट के सामने रखे जाते हैं। मैनेजमेंट उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की एनालिसिस करता है, जांच करता है। उस जांच का एक टूल होता है अकाउंटिंग रेशोज़, और अकाउंटिंग रेशोज़ में आप ये सारी रेशोज़ पढ़ेंगे। तो वही बात बताई कि करंट रेशो एक पर्टिकुलर डेट पर कंप्यूट होती है, ना कि पूरे साल होती रहती है। दूसरा, हर रेशो का आपको मकसद पता होना चाहिए। ऑब्जेक्टिव जो होता है करंट रेशो का क्या होता है, ये पता लगाना होता है कि एक कंपनी जो है अपनी शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस पे कर पाएगी या नहीं। देखिए, लिक्विड रेशो का भी यही मकसद है, करंट रेशो का भी यही मकसद है, क्योंकि दोनों ही लिक्विडिटी रेशोज़ हैं। ये देखना है कि शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस, करंट लाइबिलिटीज़ हम टाइम पर पे कर पाएंगे या नहीं आउट ऑफ करंट असेट्स। तो ये जो ऊपर के 4 पॉइंट्स हैं, इनमें तो आपने रिलेशनशिप देखी, स्टैंडर्ड रेशो देखी, कब कंप्यूट होता है, क्या मकसद है, ये चीज़। अब सवाल ये है, आपकी स्टैंडर्ड रेशो है 2:1। अगर रेशो इससे ज़्यादा हो जाए, इससे ज़्यादा कब होगी, जब न्यूमरेटर आपका 2 से ज़्यादा होगा। 3/1, 4/1, 5/1। देखिए याद रखिएगा, डिनोमिनेटर में तो 1 ही लाना है। जितनी भी प्योर रेशोज़ हैं, यानी कि लिक्विडिटी रेशोज़ और सॉल्वेंसी रेशोज़, वहाँ आपको डिनोमिनेटर में 1 ही लाना होगा फाइनल आंसर को जानने के लिए। तो यहाँ पर अगर 2:1 से रेशो ज़्यादा हो जाए तो इसका क्या मतलब होता है, और अगर 2:1 से कम हो जाए, 1.5/1 हो जाए, 1/1 हो जाए, 4.05/1 हो जाए, तो इसका क्या मतलब होता है, हमें ये भी देखना है। तो अब ये जो नीचे के 2 पॉइंट हैं, ये वो पॉइंट हैं जो हमें ये बताएंगे कि रेशो के बढ़ने से क्या होगा और कम होने से क्या होगा। बेसिकली ये एनालिसिस है, और जब आप प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उसमें भी कंपनी की करंट रेशो निकालने के बाद आपको ये जजमेंट देना पड़ता है। तो इसका मतलब सिंपली ये है, ध्यान से देखिएगा,
देखिए, एक कंपनी के पास करंट असेट्स ज़्यादा होनी चाहिए। मुझे ये बताइए, मैं एक सिंपल सा जनरल सी बात करूं, आपके पास 100 रुपये हैं पॉकेट में, आपने 80 रुपये खर्च करे, तो 20 रुपये आपके पास हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है, आप बिल्कुल रिलैक्स हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास 20 रुपये हैं। उस 20 रुपये से आप अपने घर जा सकते हैं। लेकिन 100 रुपये थे, 100 रुपये खर्च कर दिए, अब टेंशन बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि आप जेब में 1 रुपया नहीं है, जाएं तो जाएं कैसे? ठीक है, तो हमेशा आपके पास कैश की पोजीशन बेहतर रहनी चाहिए। और कैश क्या है? आपकी करंट असेट से। अब अगर इसी बात को मैं रिलेट करूं कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से, अगर कंपनी की करंट असेट्स ज़्यादा हैं, इसका मतलब कंपनी बेहतर पोजीशन में है। तो वही बात बताई, इफ़ करंट रेशो इज़ 2:1, अगर करंट रेशो 2:1 है या 2:1 से ज़्यादा है, ये बात याद रखनी है। हालांकि ये बात आपके काम आएगी कहाँ पर? प्रोजेक्ट वर्क में, वाइवा में, लेकिन फाइनल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये चीज़ आपके लिए ज़रूरी है, क्योंकि देखो कुछ भी आ सकता है। यू मस्ट बी वेल प्रिपेयर्ड। तो अगर करंट रेशो 2:1 है या उससे ज़्यादा है, यानी कि ये आपका आ गया 3:1, 4:1, 5:1, अगर करंट रेशो 2:1 है या उससे ज़्यादा है, तो इसका मतलब ये होता है कि एक फर्म लिक्विड है। लिक्विड का मतलब होता है कंपनी के पास अच्छा कैश है और कंपनी आराम से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएगी। क्या कर पाएगी? करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएगी। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, ये कंपनी है और ये सप्लायर है। अब मिस्टर ए जो है वो सप्लायर है और वो देखना चाह रहा है कि क्या मैं उधार में सामान दूं कंपनी को या नहीं। तो ए ने कहा, भाई ज़रा कंपनी की करंट रेशो को दिखाओ। करंट रेशो दिखा तो वो 2:1 से ज़्यादा था। तो ए पढ़ा लिखा था, उसने अकाउंटिंग रेशोज़ पढ़ रखी थी, तो उसने ये जजमेंट निकाला कि करंट रेशो 2:1 से ज़्यादा है। इसका मतलब ये है कि कंपनी आराम से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे कर पाएगी। तो आई थिंक आपके ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि करंट रेशो अगर 2:1 या उससे ज़्यादा है तो याद रखिएगा, फर्म जो है लिक्विड पोजीशन में है और कंपनी आराम से अपनी करंट लाइबिलिटीज़ को पे कर पाएगी। दूसरा, इसका उल्टा, अगर करंट रेशो 2:1 से कम है, नीचे तो 1 ही रहेगा डिनोमिनेटर में, ऊपर 2 से कम 1.5, 1, 0.5, इट मीन्स द कंपनी में फेस, यानी कि पार्टनरशिप फर्म, सॉरी कंपनी, फर्म का मतलब यहाँ कंपनी है, क्योंकि अकाउंटिंग रेशोज़ पार्टनरशिप फर्म की कंप्यूट नहीं होती बल्कि किसकी हो रही है? कंपनी की। तो फर्म जो है फेस कर सकती है डिफ़िकल्टी इन मीटिंग इट्स करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस। ठीक है, तो कंपनी की जो करंट लाइबिलिटीज़ हैं, करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन का हो, शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन का हो, करंट लाइबिलिटीज़ का हो, एक ही बात है। तो इसको याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है। करंट रेशो इस्टेब्लिश करती है रिलेशनशिप करंट असेट्स करंट लाइबिलिटीज़ में। स्टैंडर्ड या आइडियल करंट रेशो है 2:1। करंट रेशो कंप्यूट होती है पर्टिकुलर डेट पर, ना कि पूरे साल के लिए। करंट रेशो का जो मकसद होता है वो ये पता लगाना होता है कि एक कंपनी अपनी करंट फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन यानी कि करंट लाइबिलिटीज़ पे कर पाएगी या नहीं। अगर करंट रेशो 2:1 है या उससे ज़्यादा है तो कंपनी टाइम पर अपनी करंट लाइबिलिटीज़ पे कर पाएगी। और अगर करंट रेशो 2:1 से कम है तो इसका मतलब कंपनी फेस करेगी प्रॉब्लम्स करंट लाइबिलिटीज़ को पे करने में। आई थिंक दिस पॉइंट इज़ वेरी मच क्लियर टू यू। चलिए अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं और नेक्स्ट पेज पे देखते हैं हमारे पास क्या इन्फॉर्मेशन है। ये थोड़ी सी आपको बेटर नॉलेज देने के लिए मैंने ये लिखा है। ठीक है, तो ज़रा देखते हैं हम यहाँ पर क्या है। अगर करंट रेशो बहुत ज़्यादा हो जाए या करंट रेशो बहुत लो हो जाए, बहुत ज़्यादा का मतलब अब कोई ये फिक्स नहीं है। जैसे करंट रेशो 2:1 आइडियल है, अब अगर ये हाई हो रही है तो 3/1, 4/1, 5/1, 6/1 ये आ गया। अब ये बहुत हाई रेशो का मतलब ये भी हो सकता है, जैसे 15/1 हो गई, बहुत हाई हो गई, 13/1 हो गई, बहुत हाई हो गई, 17/1 हो गई, बहुत हाई हो गई। तो ये भी हमारे लिए ठीक नहीं है। करंट रेशो बढ़े लेकिन बहुत हाई हो जाए तो वो भी हमारे लिए ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए रीज़न भी दे रखे हैं। ये आपको वाइवा के लिए और आपके प्रैक्टिकल के लिए ये 2 पॉइंट ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है।
तो बताया। अब वेरी हाई करंट रेशो, जो करंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई होती है उसका मतलब पुअर मैनेजमेंट ऑफ फंड्स। फंड्स का जो मैनेजमेंट है वो बहुत पुअर है। और ये किस तरीके से हो सकता है, देखो करंट रेशो बहुत हाई होने के पीछे रीज़न, स्टॉक में बी इंक्रीजिंग ड्यू टू पुअर सेल। सेल हो नहीं रही और स्टॉक हमारे पास बढ़ता चला जा रहा है। तो बेटा जब हमारे पास स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, स्टॉक का मतलब करंट असेट्स हमारे पास बढ़ती चली जाएंगी, तो हमारा न्यूमरेटर बढ़ता चला जाएगा, हमारी करंट रेशो बहुत हाई हो जाएगी। तो एक रीज़न करंट रेशो के बहुत हाई होने के पीछे वो ये है कि स्टॉक जो है वो बढ़ता चला जाता है पुअर सेल्स की वजह से। दूसरा, हाई ट्रेड रिसीवेबल्स ड्यू टू पुअर कलेक्शन। ट्रेड रिसीवेबल्स का मतलब होता है बेटा डेटर्स एंड बीआर। हमारे डेटर्स बढ़ जाते हैं, कलेक्शन हमारा पुअर है। यानी कि हम किसी को जब उधार में सामान बेचते हैं तो जिन लोगों को हमने उधार में सामान बेचा वो हमारे देनदार कहलाए। हमारे देनदार हमें पैसा देने में टाइम लगा देते हैं। हमारे देनदार अगर उन्हें 15 दिन 20 दिन में पैसा देना है तो वो 3 महीने 4 महीने 5 महीने लगा रहे हैं। इसे हम बोलते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स का बढ़ जाना पुअर कलेक्शन की वजह से। या जो वो पैसा हमें लेट दे रहे हैं, हमने उन्हें उधार का पीरियड इतना दे दिया है, एक्सटेंडेड क्रेडिट पीरियड जो है हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है भाई दे देना। तो इस वजह से भी हमारी करंट रेशो बढ़ सकती है। हाई करंट रेशो का मतलब ये है कि आपका करंट रेशो में जो न्यूमरेटर है करंट असेट्स उसका बढ़ जाना। सेल हो नहीं रही, स्टॉक बढ़ता चला जा रहा है, तो करंट रेशो बढ़ेगी। आपके ट्रेड रिसीवेबल्स बढ़ गए हैं, क्यों? क्योंकि आपका कलेक्शन पीरियड बहुत ख़राब है या क्रेडिट पीरियड आप बहुत देते हैं, इस वजह से करंट रेशो बढ़ जाएगी। तो ये आपके लिए अच्छी बात कोई है। आप स्टॉक भरे जा रहे हो दुकान में, सेल हो नहीं रही, तो ये बात ठीक नहीं है। आप उधार में माल बेच रहे हो, आपका देनदार आपको पैसा नहीं दे रहा, तो ये भी बात ठीक नहीं है। तीसरा है कैश एंड बैंक बैलेंस आर लाइंग आइडल। यानी कि देखो बिजनेसमैन जो होता है ना, वो ये चाहता है कि अगर उसके पास 1 रुपया भी है तो वो उसे इन्वेस्ट कर दे और उस 1 रुपये से 10 रुपये कमा ले, 10 रुपये से 100 रुपये कमा ले। अगर आपके पास 10 लाख रुपए रखे हुए हैं, 10 साल के बाद बेटा वो 10 लाख ही रहेंगे। लेकिन एक बिजनेसमैन 10 लाख रुपए को अगर इन्वेस्ट करेगा तो 10 साल में वो 10 लाख से 1 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ भी कमा सकता है। तो एक रीज़न करंट रेशो के हाई होने के पीछे ये होती है, कैश और बैंक का बैंक बैलेंस जो है वो आइडल पड़ा हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। क्यों? क्योंकि कैश मैनेजमेंट जो है वो बहुत पुअर है। और याद रखना, जो फंड आइडल पड़ा रहता है आपको प्रॉफिट क्या होता है? कम आता है, क्योंकि आइडल फंड से कुछ भी कमाने को नहीं मिलता। भाई आप अगर 1 लाख रुपए आपके पास रखे हुए हैं तो वो 1 लाख ही रहेंगे, आपको 1 रुपये का भी फ़ायदा नहीं होगा। लेकिन अगर उस 1 लाख रुपए को आप बिज़नेस में लगा देंगे तो आपको कुछ ना कुछ प्रॉफिट मिल सकता है। तो ये कुछ रीज़न्स थे करंट रेशो के बढ़ने के पीछे। इन रीज़न्स की वजह से क्या होता है, करंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है। अब हाई जो है ना, उसका एक स्टैंडर्ड नहीं बताया। जैसे 3:1, 4:1, 5:1, 6:1, चलो ये तो समझ में आता है कि ये ठीक है। लेकिन अगर 11/1 हो जाए, 12/1 हो जाए या और ऊपर चला जाए तो वो बहुत हाई रेशो की कैटेगरीज में आ जाएगा, वो ठीक नहीं है। और अगर करंट रेशो बहुत ज़्यादा लो है, लो का मतलब करंट लाइबिलिटीज से भी कम हो गई, जैसे ये है 0.5/1 या 0.2/1, ये हो गई। अब वेरी लो करंट रेशियो में बी ड्यू टू इनएडिक्वेट इन्वेस्टमेंट इन करंट असेट्स। सही बात है, करंट रेशियो लो होने का मतलब ये है करंट असेट्स आपकी कम है। करंट रेशियो हाई होने का मतलब ये है करंट रेशियो आपकी ज़्यादा है। तो अगर करंट रेशियो आपकी बहुत लो है, इसका मतलब आपने करंट असेट्स में इन्वेस्टमेंट कम करा है। और करंट रेशियो का कम होना एक धमकी है शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी ऑफ द एंटरप्राइज, कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी के लिए। यानी कि कंपनी को अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में प्रॉब्लम आएगी। करंट रेशियो शुड बी नाइदर टू हाई नो टू लो, ना तो बहुत ज़्यादा हाई हो ना बहुत ज़्यादा लो हो। क्लियर हो गई बात ये। और बेटा एक चीज़ और याद रखना आप, जो मैं आपको बता रहा हूँ,
ये जो लिक्विडिटी रेशोज़ होती हैं, याद रखना, लिक्विडिटी रेशोज़ जो होती हैं इनका दूसरा नाम शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़ भी होता है। क्या होता है? शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी रेशोज़। अगर कोई आपसे पूछे कि हमें बताइए, हमें कंपनी की शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी जाननी है, तो कौन सी रेशोज़ हमें यूज़ करनी चाहिए, हम कहेंगे लिक्विडिटी रेशोज़। क्लियर हो गई बात ये? तो बेटा ये रिकॉर्डिंग थी आपकी जिसमें आपने करंट रेशो के बारे में सीखा। ठीक है, करंट रेशो के बारे में आपने जाना कि करंट रेशो क्या होती है, उसका मकसद क्या है, उसकी आइडल करंट रेशो क्या होती है, करंट रेशो बढ़ जाए तो क्या होता है, करंट रेशो कम हो जाए तो क्या होता है, करंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो क्या होता है, करंट रेशो बहुत ज़्यादा कम हो जाए तो क्या होता है। ना तो करंट रेशो बहुत कम होगी तो कंपनी अपनी लाइबिलिटीज़ को पे करने में प्रॉब्लम 100% फेस करेगी, और करंट रेशो बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी तो वो भी ठीक नहीं है, क्योंकि कैश आइडल पड़ा रहेगा, स्टॉक बढ़ता चला जाएगा, से क्रेडिट सेल बढ़ती चली जाएगी, तो ये भी ठीक नहीं है। ठीक है।